गांधी जी का अनशन, डॉक्टर अंबेडकर का बयान का अगला भाग। वह योजना इस प्रकार थी। दलित वर्गों के प्रत्याशी अन्य ऊंची जातियों के हिंदू प्रत्याशियों के विरुद्ध सामान्य निर्वाचक मंडल में खड़े हो सकते हैं। यदि दलित वर्ग का कोई प्रत्याशी चुनाव में हार जाता है तो उसे एक चुनाव याचिका दायर करनी होगी और यह निर्णय प्राप्त करना होगा कि वह इसलिए हार गया क्योंकि वह एक अछूत है। महात्मा का कहना था कि यदि ऐसा निर्णय आता है तो वह कुछ हिंदू सदस्यों को प्रेरित करेंगे कि वे त्यागपत्र दे दें और जगह खाली करें। तब एक और चुनाव होगा जिसमें दलित वर्ग का हारा हुआ प्रत्याशी अथवा उस वर्ग का अन्य कोई भी प्रत्याशी हिंदू प्रत्याशियों के विरुद्ध अपना भाग्य आजमा सकेगा। यदि वह इस बार भी हार जाता है तो उसे फिर वही निर्णय प्राप्त करना होगा कि वह इसलिए हार गया क्योंकि वह अछूत था, और यह सिलसिला यूं ही चलता रह सकेगा। मैं इन तथ्यों को इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अभी भी यह सोचते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों से महात्मा के विवेक को संतुष्टि होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस सवाल पर चर्चा करने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक महात्मा के वास्तविक प्रस्ताव सामने नहीं आते। बहरहाल मैं यहाँ बता दूं कि मैं महात्मा के इन आश्वासनों का स्वीकार नहीं कर सकता कि वह उनकी कांग्रेस जो जरूरी है वह करेंगे। मैं अपने लोगों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवाल को परिपाटियों और समझ पर नहीं छोड़ सकता। महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है और कांग्रेस को अगर यह मान भी लिया जाए कि वह दुष्टतापूर्ण शक्ति नहीं है तब भी वह हमेशा बनी रहने वाली नहीं। भारत में ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य छुआछूत मिटाना और दलित वर्गों का उत्थान करना और उन्हें आत्मसात करना था, किंतु वे सब के सब अपने मकसद में नाकाम रहे। महात्मा आए और महात्मा गए, किंतु अछूत वही अछूत के अछूत ही बने हुए हैं। महाड़ और नासिक में हुए टकराव में मुझे हिंदू सुधारकों की आस्था और उनके सुधार की गति का काफ़ी अनुभव हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि दलित वर्ग का कोई भी हितैषी उन सुधारकों के उत्थान की अनुमति देने पर कभी सहमत नहीं होगा जो संकट के पलों में अपने बंधु बांधवों की भावनाओं को आहत करने की अपेक्षा अपने सिद्धांतों के त्याग को अधिक पसंद करते हैं, और वे दलित वर्गों के लिए किसी काम के नहीं हो सकते। इसलिए मैं बाध्य होकर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक वैधानिक गारंटी पर जोर देता हूँ। यदि मिस्टर गांधी सांप्रदायिक पंचायत को बदलवाने की इच्छा रखते हैं तो यह उन पर है कि वह अपने प्रस्ताव को सामने लाएं और यह प्रमाणित करें कि उनमें पंचायत की अपेक्षा हमारे लिए बेहतर गारंटी है। मैं आशा करता हूँ कि महात्मा ने जिस चरम कदम का विचार किया है उससे वह बाज आएंगे। जब हम पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग करते हैं तो हिंदू समाज को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं होता। यदि हमने पृथक निर्वाचक मंडलों को चुना है तो ऐसा हमने इसलिए किया है कि हम अपनी नियति को प्रभावित करने वाले मामलों में पूरे तौर सवर्ण हिंदुओं की सदिच्छा पर निर्भर नहीं रहना चाहते। महात्मा की तरह हमें भी भूल करने का अधिकार है और हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमें उस अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। आमरण अनशन का उनका संकल्प किसी और बेहतर मकसद के योग्य है। यदि महात्मा ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अथवा दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच दंगे को रोकने अथवा अन्य किसी राष्ट्रीय मकसद से ऐसा चरम कदम उठाने का विचार किया होता तो मैं उसके औचित्य को समझता। निश्चय ही इससे दलित वर्गों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। महात्मा इसे जानते हो या नहीं, उनके इस कृत्य का परिणाम और कुछ नहीं, बस उनके अनुयायियों द्वारा पूरे देश में दलित वर्गों के विरुद्ध आतंक फैलाने के रूप में सामने आएगा। यदि दलित वर्ग बाहर होने को कृत संकल्प हैं तो इस तरह के दबाव से उन्हें हिंदू समुदाय के अंदर नहीं रखा जा सकेगा। और यदि महात्मा दलित वर्गों से यह कहना पसंद करते हैं कि वे हिंदू धर्म और राजनीतिक सत्ता पर अधिकार में से किसी एक को चुने तो मुझे पक्का विश्वास है कि दलित वर्ग राजनीतिक सत्ता को ही चुनेंगे और महात्मा को आत्मोत्सर्ग से बचाएंगे। यदि मिस्टर गांधी ठंडे दिमाग से अपने कृत्य के परिणामों पर विचार करते हैं तो मुझे संदेह है कि वे इसी जीत को हासिल भी करना चाहेंगे। यह देखना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि महात्मा प्रतिक्रियावादी और नियंत्रण की अयोग्य ताकतों को छूट दे रहे हैं और इस तरीके का सहारा लेकर हिंदू समुदाय और दलित वर्गों के बीच घृणा की भावना पनपा रहे हैं और इस तरह दोनों के बीच मौजूद खाई को चौड़ा कर रहे हैं। जब मैंने गोलमेज सम्मेलनों में मिस्टर गांधी का विरोध किया था तो देश में मेरे खिलाफ हो हल्ला मच गया था और तथाकथित राष्ट्रवादी अखबारों में यह षड्यंत्र किया गया था
कि मुझे राष्ट्रीय मकसद के प्रति गद्दार के रूप में प्रस्तुत किया जाए, मेरे पत्रों को दबा दिया जाए और ऐसी बैठकों और सम्मेलनों की अतिशोक्तिपूर्ण खबरें छापकर मेरी पार्टी के विरुद्ध प्रचार को बढ़ावा दिया जाए, जिनमें से कई का तो आयोजन ही नहीं हुआ। दलित वर्गों में विभाजन के लिए सिल्वर बुलेट्स का खुलकर इस्तेमाल किया गया। कुछ झड़पें भी हुई जिनका अंत हिंसा में हुआ है। यदि महात्मा नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर यह सब दोहराया जाए तो भगवान के वास्ते वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और विध्वंसक परिणामों को टालें। मेरा विश्वास है कि महात्मा यह नहीं चाहते, किंतु यदि वह बाज नहीं आते तो उनके न चाहते हुए भी ये परिणाम सामने आएंगे ही, जैसे दिन के बाद रात आती है। इस बयान को समाप्त करने से पहले मैं जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हालांकि मुझे यह कहने का अधिकार है कि मैं इस मामले को ख़त्म मानता हूँ, फिर भी मैं महात्मा के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हूँ। बहरहाल मैं भरोसा करता हूँ कि महात्मा मुझे अपने जीवन और मेरे लोगों के अधिकारों के बीच चुनाव करने की आवश्यकता की ओर नहीं धकेलेंगे, क्योंकि मैं इस बात पर कभी सहमत नहीं हो सकता कि मेरे लोगों को हाथ पांव बांधकर पीढ़ियों तक के लिए सवर्ण हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए।